नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग संविधान का जो दूसरा वाला चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। एक क्लास संविधान की हो चुकी है, तो आप लोग संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर के वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम समय में ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश उसमें की गई है और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको चीजें मिली है। ठीक है, तो आज की क्लास भी एकदम वैसे ही होने वाली है, कम समय में ज्यादा चीजें और एकदम क्रमबद्ध तरीके से बेहतर ढंग से आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स मैंने बताया कि मैं उसी से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आज की भी क्लास वैसे ही होने वाली है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार पिछली क्लास का पूरा दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, दर्शन करने का मतलब आप समझ रहे हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव कब जो है आया, तो ये आया था 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को। कब आया था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव? 8 अगस्त 1940। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, जिसने शिमला में जो है एक वक्तव्य कहा था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने शिमला में एक वक्तव्य कहा था, उसी को जो है प्रस्ताव माना गया था। दूसरा है जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, वो दोस्तों क्या था? ये था 1942 में, मार्च में आया था। कब आया था दोस्तों? मार्च 1942। अध्यक्ष कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स था। ठीक है, ये सबका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। स्टेफोर्ड क्रिप्स था दोस्तों। और उस समय अगर बात करूं कि ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो जो चर्चिल था वो ब्रिटेन का पीएम था, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, और वायसराय कौन था दोस्तों? तो वायसराय तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो उस समय भी था, अगस्त प्रस्ताव के समय भी था और इस समय भी था। उसके बाद बात आती है कैबिनेट मिशन की, तो 24 मार्च। देखिए ये डेट आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है कि कब आया था। ठीक, 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, तो 3 सदस्य में कौन कौन मैंने बताया था? PAK मतलब पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस थे। और कौन थे? ए से थे अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। और दोस्तों के से कौन थे? क्रिप्स। ठीक है, मतलब कि जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था वो भी इसमें था। अब बात आई कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो जो पैंथिक लॉरेंस था ना, वो इसका अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। इसका भी उद्देश्य क्या था? तो जो भारत की संविधान सभा का निर्माण करना, इसका भी उद्देश्य था। बात करें कि उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो उस समय जो ब्रिटेन का पीएम था वो था क्लीमेंट एटली। कौन थे दोस्तों? क्लीमेंट एटली जो थे वो इस समय ब्रिटेन के पीएम थे। तो इतनी सारी चीजें आपने देख लिया। जो कैबिनेट मिशन था इसने क्या किया कि 10 लाख पर, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि? एक प्रतिनिधि की जो है व्यवस्था इसने की। उसके बाद अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण कुछ तिथियां एक क्रम में मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं फटाफट से। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कौन सी बैठक? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और कौन जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। मैं लिख नहीं रहा हूं, ज्यादा समय लगेगा। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और उसी दिन दोस्तों कौन चुने गए? तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 13 दिसंबर को क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। यही जाकर के आगे जो आपकी प्रस्तावना है उसका आधार बना। 22 जनवरी 1947 को यह अगस्त प्रस्ताव, जो माफ कीजिएगा उद्देश्य प्रस्ताव है, अगस्त नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया संविधान सभा के द्वारा। 29 अगस्त को क्या किया गया था दोस्तों? 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया। कितने सदस्य? टोटल 7, एक अध्यक्ष और 6 क्या थे? सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई थी। कौन सी? माउंट बेटन योजना आई थी। किससे संबंधित थी? तो भारत विभाजन से संबंधित थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को भारत बना। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो संविधान बनकर तैयार हो गया था। और उसी दिन संविधान को क्या कर दिया गया दोस्तों? प्रवर्तित कर दिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। 15 अनुच्छेद जो है उस समय प्रवर्तित किए गए थे। पूरा का पूरा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अब देखिए बीच में
24 जनवरी 1950 है। तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें 24 जनवरी 1950 की देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अंतिम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी दिन राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। और किन किन चीजों को अपनाया गया था? दो चीजों को अपनाया गया था, राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी की बात करें तो देखिए पूर्णतः लागू किया गया था। और दोस्तों मैं बात करूं तो इसी दिन क्या हुआ था? राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसे भी अपनाया गया था। जो अशोक स्तंभ आप कहते हैं ना, सम्राट अशोक जो उनके स्तंभ से लिया गया है, सिंह स्तंभ जो है वो जो है राष्ट्रीय प्रतीक है आपका। और वो 26 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है आपका वो स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट रही है। इन डेट्स का रिवीजन हम लोग बराबर करेंगे। देखिए, कुछ समितियां हैं जिनके मैं जल्दी से बोल बोल के रिवीजन करा देता हूं, फिर हम लोग अगली क्लास जो है मतलब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, मैंने बताया था, ये तो आपको याद ही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे जो है उसमें उम्र दराज व्यक्ति थे, इसीलिए उनको बनाया गया। देखिए, मैंने बताया संचालन समिति की, उस संविधान सभा का संचालन जो करने के लिए समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति। देखिए, दो है, एक झंडा समिति और एक झंडा तदर्थ समिति। जो तदर्थ समिति है उसके राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति जो है उसके जेबी कृपलानी हो जाएंगे। संघीय संविधान समिति है और संघ शक्ति समिति, तो मैंने बताया था संघ वाला जितना भी है नेहरू जी हो जाएंगे उसके। उसके बाद मौलिक अधिकार की बात करें तो सरदार पटेल, और प्रांतीय मतलब प्रांतों को किसने जोड़ा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों के सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो ये आपको रट लेना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं आज की क्लास पर चलता हूं, ठीक है। चलिए, ये हटाता हूं और मैं आपको आज की क्लास पर ले चलता हूं। आज की क्लास में देख लीजिए क्या हमको पढ़ना है। तो एकदम क्रम से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 22 जुलाई को क्या लिया गया, 24 जनवरी 1950 को क्या लिया गया है, ठीक है, क्या अपनाया गया। तो आज की क्लास में पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। यदि आप यहां पर आधा घंटा 40 मिनट का समय देंगे तो गारंटी है कि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक में क्या क्या है ये एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक सबसे पहले, एक मिनट, राष्ट्रीय चिन्ह यहां पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहां पर राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए था ये, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा है या राष्ट्रीय चिन्ह जिसे कहते हैं तो वो है सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, उसे जो है राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है भारत का। और दोस्तों, ये कहां से लिया गया है? तो ये अशोक स्तंभ से लिया गया। कहां से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये मैंने अभी आपको बताया है, रिवीजन में ही बताया था, ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर जो अशोक स्तंभ है उसमें नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया उपनिषद में, मुंडकोपनिषद जो है वहां से लिया गया है। और लिपि इसकी कौन सी है? देवनागरी लिपि में ये लिखा गया है, जो सत्यमेव जयते नीचे लिखा होता है। जैसे एक चक्र बना होता है और यहां पर सत्यमेव जयते ऐसे करके लिखा होता है, ऊपर सिंह जो बने होते हैं ना। तो सत्यमेव जयते जो दोस्तों यहां पर लिखा रहता है वो कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ये याद रखेंगे। अब जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये कौन कौन कैसे कैसे लगाता है? तो देखिए, जब यही जो चिन्ह है अशोक स्तंभ वाला, जो ये दोस्तों सिंह स्तंभ का चिन्ह जो लगाएंगे, देखिए नीला चिन्ह लगाएंगे जो मंत्री होंगे, लाल चिन्ह जो राज्यसभा के सदस्य, और हरा चिन्ह जो है ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए यहां पर लिख दिया है। आगे अगर हम बात करें तो अगला हमारा जो चिन्ह है ये है राष्ट्रीय ध्वज। देखिए, मैंने स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय ध्वज ज्यादातर पूछा गया है कि कब अपनाया गया, तो ये तो आपको याद ही कर लेना है। 22 जुलाई 1947 में इतनी बार रटा दूंगा ना कि आप भूलेंगे ही नहीं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया है।
किसने जो है वहां पर प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। बनाया किसने था प्रारूप? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। इतना आपके लिए पर्याप्त फैक्ट है, आपको ये वाला ज्यादा याद रखना है दो, बाकी ये हंसा मेहता वाला नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है तो झंडा गीत भी गाया जाता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये आपसे पूछा जाएगा कि किसने लिखा है? तो श्यामलाल प्रसाद गुप्त के द्वारा ये लिखा गया है। तो झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। बार बार रिवीजन करके हम इसको याद करेंगे, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी चल रहा हूं ताकि आपके पास पूरा मैटर आ जाए, फिर मैं जब रिवाइज कराना शुरू करूंगा तब आपको पता चलेगा कि आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल चुकी हैं और आप याद कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया, पहले राष्ट्रीय प्रतीक देख लिया आपने अशोक स्तंभ, और अब आपने देख लिया राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये है आपका राष्ट्रगान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950 को ट्रिपल स्टार है, मतलब इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950, दो चीजें, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत। तो आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हे, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ठीक है। तो याद रखेंगे, अलग अलग, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। दोस्तों इसको गाने में कितना समय? 52 सेकेंड का समय। अगर इसको संक्षिप्त अवधि के लिए गाया जाए, मतलब कम समय में, तो 20 सेकेंड में गाया जा सकता है, लेकिन पहली लाइन और अंतिम लाइन यही गाई जाती है संक्षिप्त अवधि में 20 सेकेंड, और अगर पूरा गाया जाए तो 52 सेकेंड लगता है, ठीक है। अब बात आई कि जनगण मन तो है, लिखा किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये पहले भारतीय हैं दोस्तों जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस रचना के लिए किया गया है? तो दोस्तों आप, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा किस रचना के लिए इन्होंने जो है प्राप्त किया है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। देखिए इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इनकी रचना गीतांजलि जो है उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। चलिए, और अगर मैं पूछूं कि कब, तो दोस्तों ये दिया गया था इनको 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो गीतांजलि रचना थी, ठीक है, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, तो उस अंग्रेजी अनुवाद पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। देखिए मैंने ये प्रश्न क्यों बता दिया कि इनको नोबेल पुरस्कार, ये पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, इनकी रचना गीतांजलि का जो अंग्रेजी अनुवाद था उस पे। अब दोस्तों ये क्यों बताया? क्योंकि ये 68,500 की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए टैगोर जी ने सबसे पहले 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से, ये एक शीर्षक है, उस समय एक तत्वबोधिनी पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित इन्होंने करवाया था 1912 में। उसके बाद 1919 में इसका अंग्रेजी अनुवाद आया, क्या? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद आया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद इसका है। और दोस्तों अगर बात करें पहली बार कब गाया गया, इंपॉर्टेंट चीजें ये है आपको इसमें याद करना है कि ये कब अपनाया गया, पहली बार कब गाया गया, किसने इसको लिखा है और किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो वो सारी चीजें मैंने वही लिखी है, ठीक है। तो ये कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कौन सा? 27वां अधिवेशन 1911 में, ठीक है। तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित विशन नारायण दत्त। ये चीज आपको एकदम दिमाग में रट लेनी है। जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहां पर जो कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं आपको ये एकदम अच्छे से रटा दूंगा। लेकिन अभी के लिए 1911 आप याद रखेंगे दोस्तों कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसे गाया गया। किसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित विशन नारायण दत्त जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। देखिए एक एक चीज को आप अच्छे से याद करते चलेंगे तो आपकी समस्याएं जो है कुछ हद तक हल हो जाएंगी। मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा, फिलहाल चलिए ठीक है, मैं उसको बाद में आपको हिस्ट्री में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है।
तो ये चीजें आप याद रखेंगे। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कौन सा? 27वां 1911। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, पंडित बिशन नारायण दत्त उसके अध्यक्ष थे। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको एकदम याद ही कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रगीत की, देखिए कम समय में ज्यादा चीजें मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूं। राष्ट्रगीत की बात करें तो 24 जनवरी 1950 दोनों साथ में, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों साथ में अपनाया गया था। किसने लिखा है? पहले देखिए राष्ट्रगीत है कौन सा? तो वंदे मातरम। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहां से इसे लिया गया? तो आनंद मठ, इन्हीं का उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का आनंद मठ, वहीं से जो है राष्ट्रगीत को लिया गया है। ठीक है, इसको गाने में कितना समय? 65 सेकेंड। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड। पहली बार ये कब गाया गया? देखिए वो गाया गया था 27वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1911 में। राष्ट्रगान गाया गया था, बिशन नारायण दत्त थे अध्यक्ष। और राष्ट्रगीत गाया गया दोस्तों कब गाया गया? तो ये उससे पहले 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कौन सा? 12वां अधिवेशन था। ये 12वें में, वो 27वें में गाया गया राष्ट्रगान। ठीक है, तो राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया कब? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 12वां अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी जो थे वो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेनी है। मैं बार बार आपसे पूछूंगा, आपको रिवाइज भी कराऊंगा, टेस्ट भी कराऊंगा, सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो देखिए राष्ट्रीय नदी है गंगा। कौन सी है दोस्तों? राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। कब उसे अपनाया गया दोस्तों? तो ये जो है 4 नवंबर 2008 को। कब अपनाया गया दोस्तों? 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया था। और ये भी याद रखेंगे आप कि जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये भी इसी नदी में पाया जाता है, गंगा नदी में ही पाया जाता है। और एक मिनट, हाँ चलिए, गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक है, ये जो डॉल्फिन मछली है गंगा नदी में पाई जाती है, इसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, और नदी कौन सी है? गंगा नदी है। जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009। ये 5 अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो दोस्तों जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो अंग्रेजी वाला है, उसी पर आधारित था। शक संवत वाला जो कैलेंडर है ना, उसे अपनाया गया। ये आप ऐसे ही लिख लेंगे यहां पर, शक संवत वाला जो था कैलेंडर वो अपनाया गया था। कब अपनाया गया दोस्तों? ये मैं डेट यहां पर लिखना भूल गया था। ठीक है, 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957। ये पेन थोड़ा सा ठीक से नहीं चल रही है, देखिए पता नहीं को। ठीक है, 22 मार्च 1957 को। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये पूछा नहीं जाता है कभी भी, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ऊपर की चीजें पूछी जाती है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। देखिए राष्ट्रीय पशु है और विरासत पशु, दोनों में अंतर आप कर लीजिएगा, तो ये हाथी है। राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि इतने में से आपकी चीजें एकदम फंस जाएंगी अगर कोई भी यहां से क्वेश्चन उठता है तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं। क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत की बात करते हैं। क्या कहां से लिया गया? देखिए ये आपको याद करना है, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि कैसे याद करना है, नहीं तो मैं रटाता रहूंगा यार, सब याद होगा। देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो कि इंपॉर्टेंट है। अब कैसे याद करना है? अमेरिका सब चीजों पर हक जताता है कि ये मेरा ही है। ठीक है, वो अधिकार दिखाता है सब पे, तो ये मौलिक अधिकार आप याद कर लेंगे कहां से? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था की गई है ये भी अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से? तो ये भी अमेरिका से। तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति पद कहां से? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, तो ये भी अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल दोस्तों कहां से? तो ये भी अमेरिका से। मैं यहां पर बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा कि वित्तीय आपातकाल की अनुच्छेद में कहां है, ये जब मैं एक बार पूरा संविधान खत्म कर लूंगा तब जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो जहां भी जो चीज आएगी उसके बारे में मैं बताता चलूंगा। ठीक है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कहां से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से। और मैं यही बता दूं कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको हटाने के लिए जो महाभियोग चलाया जाता है वो भी कहां से, अमेरिका से ही लिया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, दोनों चीजें। तो मेन है आपका मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति वाला जो पद है ये अमेरिका और वित्तीय आपात, ये तीन चीजें आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये सब कहां से लिया गया है, ये आपका लिया गया अमेरिका से। वैसे तो ये सभी एक एक बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से याद भी करेंगे। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, तो ब्रिटेन संसद, तो आप संसद की जननी ही ब्रिटेन को कहा जाता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। संसद की जननी कौन है, ब्रिटेन है। तो संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता भी कहां से, ब्रिटेन से ही ली गई है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहां से, ब्रिटेन। तीन चीजें ब्रिटेन से है। संसद की जननी कही जाती है तो संसदीय प्रणाली है। एकल नागरिकता, अब बात आ रही है सर एकल नागरिकता क्या है, तो एकल नागरिकता का मतलब ये है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है और ये भारत है पूरा, तो अगर एकल नागरिकता होती है, मतलब एकल नागरिकता भारत में है, तो आपका जो निर्वाचन कार्ड बनेगा, ठीक है, तो वो कैसा बनता है, वो एक बनता है भारत सरकार का। लेकिन अगर दोहरी नागरिकता होती तो आपको स्टेट और कंट्री दोनों का अलग अलग मिलता, ठीक है। तो एकल नागरिकता का मतलब यह है कि आपको केवल स्टेट का जो भी वोटर कार्ड है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो स्टेट नहीं, केंद्र का मिल जाएगा, भारत सरकार का ही जारी होता। उत्तर प्रदेश सरकार का आपने नहीं देखा होगा वोटर कार्ड, है ना। तो ये है एकल नागरिकता। तो याद रखेंगे तीन चीजें हैं, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया कहां से, ब्रिटेन से। तो संसद की जननी कौन है, ब्रिटेन, तो वहां से संसदीय प्रणाली हो गई और एकल नागरिकता भी आप जोड़ लेंगे वहीं से, ठीक है। उसके बाद आपका आता आयरलैंड, तो आयरलैंड के यहां से नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो है नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड ने इसे कहां से लिया था, तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन से। कहां से लिया था, स्पेन से लिया था। तो ये भी आप याद कर लेंगे, आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई आपकी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से, आयरलैंड से, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल कैसे बनेगा, ये भी कहां से, आयरलैंड से लिया गया। और राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है ये भी कहां से, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये चीजें आपको एक पेज पे लिख करके आप चिपका लीजिए अपने दीवार पर, ठीक है। उसके बाद उसको देखते रहिए बार बार, जैसे मैंने बनाया ऐसे ही आप चिपका लीजिए। उसको जब आप देखते रहेंगे दोस्तों ना, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो अच्छा है, याद हो जाएंगी सारी चीजें। बाकी मैं एक एक करके रोज कुछ ना कुछ रिवाइज कराऊंगा आपसे, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स की क्लास में भी आप लोग जुड़ा करिए। हिंदी की एक क्लास दे दी गई है, आप उसको भी जाकर के देख लीजिए। और हर जगह पर मैं जो भी चीजें मुझे ध्यान में रहेंगी मैं सब रिवाइज कराऊंगा। ये मतलब नहीं रहेगा कि ये कहां का क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से जो मेन चीजें पूछी गई हैं, दो चीजें, एक तो प्रस्तावना की भाषा और एक समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बात करें प्रस्तावना का विचार कहां से आया, तो ये अमेरिका से आया था, ठीक है। प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका से आया, वहां पर लिखा नहीं है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दो चीजें याद कर लीजिए। समवर्ती सूची कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध व शक्तियों का विभाजन ये कहां से है, तो ये भी है ऑस्ट्रेलिया से, ये भी याद रखेंगे। अब दोस्तों आपके पास एक एक जो है इधर उधर से लिया गया, वो देखिए। जर्मनी से आपातकाल उपबंध जो है ये कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों कैसे याद करेंगे, जर्मनी मतलब जम गया, ठीक है। जर्मनी क्या हुआ, जम गया। जब जम जाएगा तो आपातकाल लग जाएगा वहां पर, तो जर्मनी जम गया तो आपातकाल लग गया। कनाडा, संघ कनाडा, ऐसे याद करिए, संघ कनाडा। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये कहां से, ये कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, देखिए दो चीजें, एक अधिकार है और एक है कर्तव्य, ठीक है। अगर देखें तो जो अमेरिकी, माफ कीजिएगा, हाँ, जो अमेरिकी महाद्वीप है उसमें अमेरिका जो है वो अपना अधिकार सब जगह जताता है। और अगर एशियाई की तरफ आए तो दोस्तों जो सबसे पावरफुल है वो कौन माना जाता है, रूस। वहां पर अमेरिका अधिकार दिखाता है, लेकिन यहां रूस कर्तव्य की बात करता है, ठीक है।
रूस किसका कर्तव्य की बात करता है, तो आप याद करेंगे रूस मौलिक कर्तव्य और अधिकार किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिकार लिया गया। आगे बात करें दक्षिण अफ्रीका से क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, कि संविधान में संशोधन कैसे करना है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से दोस्तों, जापान से ली गई है। देखिए ये चीजें आपको लिख करके चिपका लेनी है। ट्रिक्स और ये सारी चीजों के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, थोड़ा बहुत आप मेहनत करेंगे ना तो याद हो जाएंगी। आज मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं, जब भी मैं बीच बीच में रिवीजन कराऊंगा तो जो भी ट्रिक मेरे दिमाग में आएगा कि हाँ ये याद करना है, जैसे अभी आपके बताया, आप याद करिए संघ कनाडा, ठीक है। तो जो संघ है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। संसद की जननी कौन है, ब्रिटेन है, तो संसदीय प्रणाली कहां से, ब्रिटेन से हो जाएगी। एकल नागरिकता भी आप याद कर लीजिएगा, ब्रिटेन से ही हो जाएगा। अधिकार कौन बार बार दिखाता सबके ऊपर, तो अमेरिका दिखाता है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार हो जाएगा। वहीं अपोजिट में आएंगे तो कर्तव्य की बात कौन करता है, तो रूस कर्तव्य की बात करता है। संविधान संशोधन कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से, तो ये आपका हो जाएगा जापान से। आयरलैंड की बात कर लेते हैं, तो आयरलैंड से आप देख लीजिए क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और दोस्तों आयरलैंड से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, माफ कीजिएगा, आयरलैंड से जो है देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक याद करिए, और राज्यसभा में जो मनोनयन होता है वो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई, समवर्ती सूची ली गई है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और केंद्र राज्य संबंध भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान देते हुए चलेंगे तो मैं वैसे भी चीजें आपको बहुत एक प्लान वे में मैं दे रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। कम समय में इतनी अच्छी चीजें आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। चलिए, तो ये रहा आपका जो है कौन सा कहां से क्या लिया गया है, उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसी में से आपसे चीजें पूछ ली जाएंगी और मिल जाएंगी, ठीक है। पूछी भी गई हैं, आपके सुपर टेट एग्जाम में भी पूछी गई हैं, तो वो चीजें आपको बराबर मिल जाएंगी। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम लोग संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। तो इसके बारे में मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बनाया है, तो ये क्लास आपको बहुत ही मजेदार लगेगी। देखिए सबसे पहले संविधान का जो उद्देश्य है ना या दर्शन है वो कहां पर, प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना जो होती है, जैसे आप कोई भी निबंध लिखते हैं तो उसमें पहले प्रस्तावना लिखते हैं ना, तो प्रस्तावना में क्या लिखते हैं कि जो भी उस पूरे निबंध में आपको लिखना उसके विषय में शॉर्ट में आप प्रस्तावना में लिख देते हैं। तो यही लिखा गया है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में। उद्देशिका देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तुत किया था। तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत, चाहे आप वीडियो रोक करके जाकर के लिखिए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था कब पारित किया गया और कब उसे स्वीकार किया गया। अगर आपने जाकर के लिखा इसी समय तब मैं मानूंगा कि आपको याद है, अदरवाइज आप भूल गए, ठीक है। तो जाकर के तुरंत आप लिख दीजिए वहां पर कि कब प्रस्तुत किया गया, कब उसे पारित किया गया। देखिए वही जाकर के प्रस्तावना का आधार बना। अब बात करते हैं कि उद्देश्य में क्या है, प्रस्तावना में होता है कि पूरा दर्शन आपको संविधान का मिल जाएगा, ठीक है। और पूरी प्रस्तावना जो है ना वो एक ही वाक्य में लिखी गई है। मजेदार बात है कि एक ही वाक्य में पूरा लिख दिया गया है। अब देखिए यहां पर ये पूरी प्रस्तावना है, तो मैं प्रस्तावना पढ़ करके आपको नहीं सुना रहा हूं, लेकिन यहां पर देखिए लिखा हम भारत के लोग, ठीक है जी। ये जो आपका इतना जो है छोटा सा जो वाक्य है जिसमें 4 शब्द आपको दिख रहे हैं ना, इससे ये पता चलता है कि जो भारत की पूरी संप्रभुता है वो किसके अंदर है, भारत के लोगों के अंदर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। देखिए इन शब्दों को मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि क्या है ये। और ये आप समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहां पर एकता और अखंडता की जो बात की गई है, ये आपको हमेशा दिमाग में एकदम सेट करके रखना है, ठीक है। देखिए क्या क्या, एक न्याय की बात कर दी गई, एक स्वतंत्रता है, एक समता है और एक जो है बंधुता की बात भी इसमें की गई है। तो जो प्रस्तावना है वो संविधान का स्वरूप बता रही है कि भैया इसमें सभी को बराबर न्याय मिलेगा, ठीक है। प्रभुता संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, सभी को समान स्वतंत्रता दी जाएगी, सभी को समानता का अवसर मिलेगा, ठीक है। सबके अंदर बंधुता की भावना होगी। तो ये संविधान का जो आपका उद्देश्य देखिए इसी प्रस्तावना में सीधे सीधे आपको दिख रहा है ना। तो देखिए न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा।
तो ये सारी चीजें प्रस्तावना में लिख दी गई हैं। बाकी ये जो 3 पर मैंने गोला यहां पर बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया हुआ है ये भी अभी आपको मैं समझाऊंगा क्यों बनाया हुआ है। क्योंकि एक ही बार केवल प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और उसी संशोधन में क्या हुआ है दोस्तों, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता आप कह सकते हैं या राष्ट्र की अखंडता कह सकते हैं, तो ये शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही है 26 नवंबर 1949 को जो है इसे क्या किया गया था, अंगीकृत या स्वीकृत। देखिए यहां पर अंगीकृत है, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये किया गया था। ठीक है, डन है। इतनी सारी चीजें आपने एकदम अच्छे से पढ़ ली। अब देखिए संविधान को जो है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये एक फैक्ट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में अब तो मुश्किल है पूछा जाएगा, क्योंकि अब तो सब रट के बैठे हैं। ठीक है, तो ये प्रस्तावना के बारे में आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि प्रस्तावना से जुड़े कुछ जो मामले आए हैं कोर्ट में, क्योंकि ये आपको कहीं भी आसानी से मिलता नहीं है, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, तो मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से। देखिए प्रस्तावना से जुड़े मैं आपको केवल 3 वाद समझाऊंगा। पहला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ये आया था 1957 में, पूछा नहीं जाएगा आपसे लेकिन आपको याद कर लेना है। इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसे प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये पहला आपका यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। ठीक, अगर और बात करें कि दूसरा, ये दूसरा और तीसरा दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बेरुबाड़ी यूनियनवाद जो है ये 1960 में आया था। कब आया था? 1960 में। ये आपसे पूछता रहूंगा, एक केशवानंद भारती है और एक बेरुबाड़ीवाद है, ये मैं दोनों आपसे बार बार पूछता रहूंगा। ठीक है, देखिए बेरुबाड़ीवाद में क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग ही नहीं है। ठीक है, कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये संविधान का अंग है ही नहीं। जब अंग नहीं है तो संविधान की प्रस्तावना में संसद जो है, जो विधायिका कानून बनाती है, वो संशोधन कर ही नहीं सकती। ठीक है, जब अंग ही नहीं है तो कैसे संशोधन करेंगे? तो इसीलिए तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस जो है वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। देखिए अंग नहीं माना गया तो किसमें? बेरुबाड़ीवाद में। आप कहेंगे तुरंत कब? 1960 में। बात कर लेते हैं कि एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पर संविधान की भाषा समझ में नहीं आ रही होगी वहां पर आप प्रस्तावना का सहारा लेंगे और उसके आधार पर अपना निर्णय देंगे। ठीक है, मतलब कि जो प्रस्तावना की भावनाएं हैं वो कहीं से भी आहत नहीं होनी चाहिए, उनको ध्यान में रख करके ही फैसला दिया जाएगा। ठीक है, जहां पर जो है स्थिति थोड़ी सी ऐसी हो कि किधर फैसला दिया जाए, तब वहां पर आप प्रस्तावना में जाएंगे, उसकी जो मूल भावना होगी उसको ध्यान में रख करके जो है निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई बेरुबाड़ीवाद में। अंग किसमें नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने किसमें अंग नहीं माना है प्रस्तावना को संविधान का? तो बेरुबाड़ी यूनियन वाद में। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसी में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में विधायिका संशोधन नहीं कर सकती। अगला है तीसरा केशवानंद भारती, ये भी इंपॉर्टेंट है, बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सन भी आपसे पूछा जा सकता है, याद करेंगे। देखिए इसमें क्या है, कहा गया है कि अब बेरुबाड़ीवाद को तुरंत पलट दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें विधायिका जो है संशोधन भी कर सकती है। दोनों चीजें हो गई, उसमें संशोधन नहीं कर सकती थी बेरुबाड़ीवाद में, लेकिन केशवानंद में कर सकती है। लेकिन यहां पर एक सिद्धांत दिया गया, मूल ढांचा का सिद्धांत। कैसा? मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया, जिसे आप थियरी, आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें कहा गया कि संशोधन तो आप कर सकते हैं लेकिन नकारात्मक नहीं कर सकते। मतलब कि जो उसमें चीजें दी गई हैं, जो उसकी जो मेन थीम है, उसका उद्देश्य, आप उसको नकारात्मक तरीके से नहीं बदल सकते। ठीक है, और यहां पर जो है संशोधन हमेशा आप जब भी करेंगे तो सकारात्मक और मजबूत बनाने वाला होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब 1973 में केशवानंद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन का मतलब सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं, तुरंत संशोधन की बात आ गई। कब? 1976 में। तो चलिए देख लेते हैं कि संशोधन एक बार हुआ है
कब हुआ है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 4 5 स्टार आप जितना लगा पाइए उतना स्टार आप लगा डालिए, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछेगा प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? आप कहेंगे एक बार किया गया। कब किया गया? 1976 में। संविधान संशोधन बताइए, 42वां है। इसी को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। क्या मिनी संविधान कहा जाता है? इसमें बहुत से प्रस्ताव जो है जोड़े गए। जैसे अगर मैं बात कहूं कि इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं संशोधन बताऊंगा, मैं बीच बीच में जहां जहां चीजें आएंगी बताते चलूंगा, उसके बाद में संविधान संशोधन एक वीडियो में कराऊंगा और जबरदस्त कराऊंगा, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिनी संविधान कहा जाता है 42वां संशोधन। और दोस्तों 42वें संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। कहीं कहीं आपको केवल अखंडता मिलेगा, कहीं कहीं आपको एकता और अखंडता दोनों मिलेगा, तो परेशान मत होइएगा, एक साथ जोड़ा गया है। तो प्रश्न कैसे बनेगा ये भी आप यहां पर देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि कितनी बार संशोधन किया गया है? आप कहेंगे एक बार, ठीक है। प्रस्तावना में बोलेंगे कितने नए शब्द जोड़े गए? भैया 3 नए शब्द जोड़े गए। अब यहां पर बात आएगी किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद आपसे प्रश्न बनेगा कि ये तीनों शब्द के नाम दे देगा और एक 14 शब्द उसी में डाल देगा। अब कहेगा कि इसमें कौन सा नहीं जोड़ा गया था। तब आप इन तीनों को जब जानते रहेंगे तभी तो बताएंगे कि चौथा वाला नहीं जोड़ा गया था। तो इस तरीके से प्रश्न यहां से बनेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि प्रस्तावना में जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनको भी समझ लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में हो सकता है कि ऐसे भी शब्द आपसे पूछ लिए जाए कि इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। देखिए, पहला आपको समझना है कि संप्रभुता क्या होती है। तो संप्रभुता का मतलब यह होता है दोस्तों कि जितनी भी निर्णय लेने की क्षमता और शक्तियां हैं वो आपके अंदर हों। अगर निर्णय लेने की शक्ति या क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आप संप्रभु नहीं है, मतलब आपके पास संप्रभुता नहीं है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, मतलब आप गुलाम मान लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये संप्रभुता है। यदि कोई व्यक्ति संप्रभु नहीं है तो वो एक तरीके से गुलाम ही होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। संप्रभुता का मतलब सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जो है राज्य के पास होगी, वही राज्य क्या होगा? संप्रभु राज्य माना जाएगा। अभी मैं एक जोरदार चीज भी बताऊंगा आपको, ठीक है, वो भी आपको देखना है। दूसरा समाजवादी। तो समाजवादी का अर्थ ये होता है दोस्तों, देखिए होता ये समाजवादी में किसी एक व्यक्ति विशेष को ज्यादा महत्व ना देते हुए समाज को एक साथ में महत्व देना, ठीक है। मतलब कि समाज में ऊंच नीच और किसी भी तरीके का भेदभाव, अमीर गरीब कुछ भी नहीं होगा, यही होता है समाजवादी। तो दोस्तों भारत ने समाजवादी को तो अपनाया लेकिन उसका अलग तरीका अपनाया। कैसे? देखिए, जो भारत ने अपनाया है उसमें व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। तो ये मिश्रित व्यवस्था एक हो गई है कि भारत ने व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया, हर एक व्यक्ति और हर एक समाज को बराबर सम्मान और महत्व दिया गया है, ठीक है। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब होता है धर्म। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें याद हैं, पता है, वो केवल समझ ले, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा समाज या ऐसा राष्ट्र जिसका कोई अपना धर्म ना हो, ठीक है। मतलब कि अपना धर्म ना हो और जिसका अपना धर्म नहीं होगा वो सभी धर्मों को समान वरीयता देगा, ठीक है, समान सम्मान देगा। तो सभी धर्मों को समान भाव से देखना जो है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता कही जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दोनों कब जोड़े गए थे? तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो अपना नोट्स पलटिए, फटाक से देखिए, फिर लिखिए, लेकिन लिखिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कि कब जोड़ा गया, ठीक है। अब देखते हैं लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन जो होगा वही लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र, लोक मतलब लोगों का, मतलब जनता का,
तंत्र मतलब समूह, जनता के समूह के द्वारा जो शासन होता है वही लोकतंत्र होता है। तो जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, ये परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके अब्राहम लिंकन ने ये जो है परिभाषा दी थी कि जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। इंपॉर्टेंट है, यह भी किसी परीक्षा में पूछा गया है। हालांकि जब मैं टेस्ट कराऊंगा तो उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि परीक्षा का नाम भी बता दिया करूंगा, ठीक है। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है ये देखिए, जब, ठीक है, जब देश का राजा जो होता है, मुखिया जो होता है, वो चुना जाता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा जब चुना जाता है, ठीक है। तो जब जनता के द्वारा चुना जाएगा तो तब जो तंत्र बनेगा वो कैसा होगा? गणतंत्र होगा, ठीक है। मतलब कि उसमें चुन करके जाएं तब वो गणतंत्र होगा। और जो राजशाही तंत्र चलता है तो गणतंत्र थोड़ी ना होता है। वो कैसे गणतंत्र होगा? जनता किसी और को चाहती है, राजा कोई और, राजा का लड़का राजा बन रहा है तो वो तो राजशाही हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, गणतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। डन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, जो भी शब्द बताए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द थे, ठीक है। और जो आपको बताया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता किसमें जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए और एकमात्र बार यही जो है संशोधन प्रस्तावना में किया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि राज्य के तत्व, राज्य का मतलब आप यहां पर राष्ट्र से लगा सकते हैं, देश से लगा सकते हैं, ठीक है। अब कोई देश या राष्ट्र जिसे आप कहते हैं वो राष्ट्र कब माना जाएगा, ठीक है, कब माना जाएगा? तो चार चीजें होती हैं, अगर उसके पास ये चार चीजें नहीं है, एक भी अगर नहीं है इसमें से, तो वो राज्य नहीं माना जाएगा। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज है जनसंख्या। यदि वहां पर कोई रहने वाला ही नहीं है तो वो राज्य कैसा होगा? तो जनसंख्या होनी ही चाहिए। भूभाग मतलब उस राज्य का अपनी एक सीमा होनी चाहिए, उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए जिसमें वो जनता को बसा सके, ठीक है, तो भूभाग हो गया। उसके बाद एक सरकार भी होनी चाहिए, मतलब कि शासन करने वाली एक सत्ता भी वहां पर होनी चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए। और इन तीनों के अलावा सबसे जो जरूरी है, ये तीनों अगर है भी तब भी वो राज्य या देश नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि सर जनसंख्या हो गई, भूभाग हो गया, सरकार बन गई, तो फिर राज्य तो बन गया, देश तो बन गया। लेकिन आप सोचिए कि क्या भारत जो है स्वतंत्रता से पहले देश नहीं था? देश तो था, लेकिन क्या वो स्वतंत्र था? नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, क्षमता किसी और के अंदर थी, निर्णय कोई और ले रहा था। इसका मतलब क्या था कि इसका शासन किसी और के हाथ में था, मतलब गुलाम, मैंने बताया आपको। और वो कब? संप्रभुता। यदि संप्रभुता नहीं है, मतलब निर्णय लेने की जो अंतिम क्षमता है वो राज्य के अंदर नहीं है, तो वो राज्य है ही नहीं, ठीक है। तो संप्रभुता मेन चीज है और इसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसकी आत्मा? राज्य की आत्मा कहा जाता है। याद रखेंगे, संविधान की कुंजी किसे? प्रस्तावना को। राज्य की आत्मा किसे? संप्रभुता को। और संविधान की आत्मा किसे? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, अनुच्छेद 32 जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, उसे कहा है इन्होंने, संविधान की आत्मा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। संविधान की जो आत्मा है वो आप अनुच्छेद 32, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद राज्य की आत्मा संप्रभुता हो गई और संविधान की कुंजी प्रस्तावना हो गई। इतनी सारी चीजें आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ याद करने के लिए, पॉइंट वाइज मैंने रख दिया, उसको आप देख लीजिए। क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्लास है, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं। देखिए क्या क्या याद करनी है। सबसे पहले संविधान में हम भारत के लोग जो लिखा गया है, वी द पीपल, ये किस संविधान से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और ये किसका कथन है? तो ये रूसो जो थे, रूसो का कथन है, हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल। यहां पर तो भारत के लोग, तो हम हमारे संविधान सभा के लोग कह रहे थे तो भारत कहा गया, लेकिन वी द पीपल अगर कहेंगे तो ये किसी भी देश का संविधान में लिखा जा सकता है, वी द पीपल, ठीक है। तो वो उस संविधान के लिए हो जाएगा। तो इसका ये कहां से लिया गया भारतीय संविधान में? तो अमेरिका के संविधान से, ठीक है। दूसरी चीज है ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय, ठीक है। तो जब भारत आजाद होने वाला था उस समय तो ब्रिटिश भारत था ये, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन,
ठीक है, इन्हीं ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना दी थी। जब भी बात आए तो तुरंत दिमाग में पीछे वाली चीजें याद कर लिया करिए। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ तब भी तो यही थे, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, तो ये अंग्रेज थे। ठीक है, तो आप दो चीजें याद रखेंगे कि भाई जब आजाद होने वाला था, हुआ नहीं था, तब भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, आजाद हुआ तब भी थे। तो आजादी के पहले अंतिम कौन होंगे, तो वो होंगे लॉर्ड माउंटबेटन, और आजाद होने के बाद कौन पहले होंगे, वो भी यही होंगे। उसके बाद आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। प्रथम तो ये है, लेकिन भारतीय की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या कहें अंतिम भारतीय गवर्नर तो यही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनके बाद कोई नहीं बना, मतलब भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो राजगोपालाचारी बने। ठीक है, अंतर समझ के चलिएगा। उसके बाद संविधान के सभी शक्तियों का स्रोत किसके अंदर है, तो जो सारी शक्तियां हैं वो देखिए भारत के जो लोग हैं, वी द पीपल, भारत के लोग, पूरी शक्ति उन्हीं के अंदर है, क्योंकि यही तो चुन करके भेजते हैं, तो भारत के लोग। बात करें राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है, तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत भारत के जो मतदातागण है। कौन है, मतदाता है, क्योंकि राजनीतिक जो दल बनते हैं, नेता बनते हैं, वो कौन बनाता है, वो 18 वर्ष से कम के लोग तो बनाते नहीं है, 21 वर्ष से कम के लोग तो बनाते नहीं है। ठीक है, माफ कीजिएगा, जो मतदान की उम्र है उससे कम के लोग तो बनाते नहीं है उसको। ठीक है, तो दोस्तों अगर राजनीतिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, राजनीतिक की बात करें दोस्तों तो ये जो मतदाता होते हैं 18 वर्ष वाले जो होंगे, ठीक है, तो इनको जो है मतदाता यही तो होंगे, यही तो राजनीति में आएंगे, यही तो वोट डालेंगे। तो राजनीतिक शक्ति मतदाताओं में है और बाकी की सारी शक्तियां भारत के लोग में होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता निर्धारित की गई है, ये भी याद रखेंगे। अब भारत के संविधान का स्वरूप एक बार देख लेते हैं। स्वरूप में दोस्तों देखिए संरचना में कैसा है, ये संघात्मक है। ठीक है, संघ बना है, ये राज्यों का एक संघ है, केवल संघ की बात कहीं नहीं की गई है, कहा गया है राज्यों का एक संघ बताया गया है भारत को। तो अगर संरचना देखी जाए, जैसे शरीर है तो शरीर को आप देखेंगे पार्ट पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये संघात्मक है, लेकिन भावना के रूप में अगर देखिए तो पूरा भारत एक है। तो भावनात्मक रूप में क्या है, एक है, मतलब एकात्मक इसका स्वरूप है। तो इतनी सारी चीजें मैंने वन लाइनर आपको बता दी। अब देखिए आज की क्लास यहीं पर दोस्तों समाप्त होगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा संविधान की अनुसूची के बारे में आपको थोड़ी सी झलकियां दे देता हूं, ताकि अगली क्लास में आपको याद करने में आसानी हो जाए, पढ़ने में आनंद आए। देखिए संविधान की अनुसूचियां कितनी है, देखिए जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, कब 26 नवंबर 1949 को, तब 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, ये याद रखेंगे आप। ये तो बताया भी गया है जब शुरू किया था मैंने संविधान तब। मैं यहां पर आज की क्लास में केवल आपको यह बताऊंगा कि इन 12 अनुसूचियों को याद कैसे करना है आपको। ठीक है, तो देखिए 4-4 का आप ग्रुप बना लीजिए पहले। ठीक है, 4-4 के ग्रुप आप बना लीजिए, 4-4 8 4 12। अब मैं एक एक आपको बताऊंगा और उसी तरीके से आपको याद करना है। देखिए जो पहली अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, तो राज्य, संघ राज्य और उसका क्षेत्र दिया है। ठीक है, मतलब कि संघ है, राज्य क्षेत्र है, जो संघ शासित क्षेत्र है, और राज्य है, सबका जो है अपना अपना कितना कितना क्षेत्र है वो दिया गया है। तो आप याद रखेंगे पहला वाला संघ राज्य व उसका क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य व उसका क्षेत्र। दूसरा है अब जब राज्य बन गया, देश बन गया, तो उसका क्या होगा, उसके पदाधिकारी होंगे। ठीक है, तो जो संवैधानिक पदाधिकारी होंगे उनका जो है पद, पदाधिकारी, वेतन, भत्ते और पेंशन, ये दूसरी वाली अनुसूची में आ जाएगा। पहली अनुसूची में राज्य उसका क्षेत्र हो गया, दूसरी अनुसूची में क्या हो गया, पद, पदाधिकारी, वेतन एवं भत्ते हो गए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि किसी को वेतन मिलता है जो भी, वो किस अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में हो गया। अब जब वेतन भत्ता पाने लगे तो उनको नियुक्त भी होना पड़ेगा, तो तीसरी अनुसूची में आपके जो पदाधिकारी हैं उनको शपथ कौन सी दिलानी है और कौन शपथ दिलाएगा, ये तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है कि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है वो किस क्षेत्र से
कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी, ये चौथी में किया गया है। किसमें? चौथी अनुसूची। तो 4 अनुसूची को आप अलग से याद करिए। पहला संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ व राज्य व उनका क्षेत्र आप याद कर लीजिए, मतलब उनका एरिया कितना होगा। दूसरे में होगा पद पदाधिकारी, वेतन भत्ता पेंशन जो भी मिलेगा। तीसरे में होगा शपथ उनको कौन दिलाएगा। चौथे में शपथ क्या और कौन, मतलब शपथ में क्या पढ़ेंगे और कौन उनको दिलाएगा। ये चौथी अनुसूची में आपका क्या हो जाएगा। जब शपथ तक आप आ गए तो अब आएंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो एक ग्रुप आप याद कर लेंगे पहले, ठीक है। दूसरे ग्रुप पर जब चलेंगे तो 5वीं अनुसूची में आपका क्या आ जाएगा। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। किसका? अनुसूचित जाति और जनजाति। अब 4 को किनारे कर दीजिए आप, अब इधर 4 वाले पे आइए। तो आप सोचिए 4 वाले में पहना, मतलब 5वां वाला कौन सा होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो प्रशासन और नियंत्रण है वो 5वें में आ जाएगा। छठे में क्या आ जाएगा। तो 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र है उसका प्रशासन होगा। देखिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, यहां पर प्रशासन तो दिया है 5वें में, लेकिन अब 5वें में इन 4 राज्यों को तब छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इनके लिए अलग से दिया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र का प्रशासन होगा वो किसमें होगा। 6वीं अनुसूची में। तो 2 अनुसूचियों में जनजाति और अनुसूचित जाति जनजाति से हो गया। 5वें में तो सभी क्षेत्र का हो गया। 6ठे में केवल 4 स्पेशल राज्यों को, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को दिया गया है। उसके बाद हम 7वें की ओर चलते हैं। तो अब आपको तुरंत शिफ्ट होना है कि 7वें में चलना। अच्छा, केंद्र राज्य में जो संबंध है और शक्तियों का बंटवारा है ये किया गया 7वें में। और 8वें में क्या किया गया है। तो 8वें में जो भाषाएं आपकी हैं, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं इस समय। शुरू में कितनी थी, 14, और बाद में 8 जोड़ी गई। मैंने हिंदी में सब पढ़ाया है आपको, यहां भी पढ़ाऊंगा। अभी आपको मैं याद करा रहा हूं कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए, केंद्र राज्य संबंध आपका हो गया 7वां, शक्तियों का बंटवारा भी उसी में चला गया। उसके बाद 8वें में 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। तो 4-4 करके आपने याद कर लिया। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन अच्छी है, आप परेशान ना होइएगा। उसके बाद आपका जो 9वां वाला हो जाएगा, कुछ विनियमों का विधिमानीकरण। इसमें होगा कि संपत्ति को कैसे अधिग्रहण करना है, ये नियम इसमें दिए गए हैं। तो 9वें में आप तुरंत याद करेंगे कि संपत्ति का अधिग्रहण करने वाला नियम है। दोस्तों, इसमें क्या था ना कि ये जो है सरकार का लॉकर मान लिया गया। क्या लॉकर मान लिया गया। अगर इसमें अधिग्रहण करके कोई भी जो भी मामला है वो इस अगर अनुसूची 9 में डाल दिया गया तो वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था। लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि कब इसको बनाया गया और किस आधार पर परिवर्तनीय बना दिया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 10वां दल बदल। देखिए, 10 से दा से 10, दा से दल बदल, मतलब कि जो दल बदलते हैं नेता लोग, वो किस में दिया गया, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और 11 में है पंचायती राज, आपके सुपर टेट के सिलेबस में अलग से दिया गया है, मैं इसको अलग से बहुत अच्छे से भी पढ़ाऊंगा। और 12वां आया स्थानीय स्वशासन, जैसे कि शहरी स्थानीय स्वशासन जो नगर निकाय वाला होता है, नगर निगम वाला होता है, नगर पंचायत वाला होता है, ये किस में दिया गया है। तो ये स्थानीय माफ कीजिएगा, नगर निगम वाला जो पूरा दिया गया है ये 12वीं अनुसूची में। तो देखिए, ये चारों जो है ये बाद में जोड़ी गई। ये तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, पहला संविधान संशोधन में पहली अनुसूची जोड़ दी गई। मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको कब बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा जब अगली क्लास में अनुसूची अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो उसमें अनुसूची पूरी आपको पढ़ाऊंगा और भाग जो होंगे तो भाग का आपको एक संक्षिप्त परिचय दे दूंगा एक ही क्लास में, ताकि मजा आए आपको, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपके। याद करना है कैसे, चलिए फटाफट से एक बार रिवीजन करिए, उसके बाद क्लास समाप्त कर देंगे क्योंकि क्लास 1 घंटे की होने वाली है। मैं कम क्लास में ज्यादा चीजें देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आपको क्या याद करना है, पहली अनुसूची में क्या है, राज्य एवं उसका क्षेत्र हो जाएगा। दूसरी अनुसूची में पद पदाधिकारी वेतन भत्ता पेंशन हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण हो जाएगा, इनका कौन दिलाएगा, क्या होगी शपथ। चौथी अनुसूची में क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस क्षेत्र से कितनी सीटें लानी है, ठीक। उसके बाद आपका 4 हो गया। 5वें में देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र का प्रशासन होगा, नियंत्रण होगा, 5वीं अनुसूची में। 6वीं में अब यही 4 राज्य स्पेशल कर दीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य हो जाएंगे आपके, ठीक है, इनके जनजाति का प्रशासन। उसके बाद आपका आ जाएगा 7वीं में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8वीं में आपकी जो भाषा हो जाएगी 22 भाषाएं, ठीक है।
उसके बाद अब जो नए जोड़े गए उनका सेशन शुरू होता है। तो 9वें में क्या हो गया, संपत्ति अधिग्रहण करने वाला हो जाएगा, आंख बंद करके पढ़िए। 10वें में आपको क्या मिल जाएगा, 10 दल बदल, दा से 10, दा से दल बदल कानून वाला हो जाएगा। 11वें में क्या है, तो 11वें में याद करेंगे पंचायती राज जोड़ा गया, फिर बाद में जाके नगर निकाय वाला जोड़ा गया। तो जो स्थानीय स्वशासन था नगर निकाय वाला वो जोड़ा गया। तो आप याद करेंगे 11वां पंचायती राज और 12वां स्थानीय स्वशासन। तो इतनी सारी चीजें जो है आज की क्लास में हम लोगों ने देख ली है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। देखिए क्लास भले लंबी है लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहता तो इसको 2 क्लास बना करके देता, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं संविधान थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम लोग अगला विषय भी शुरू कर सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आएगी, और अगर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।